एचएम शर्मा, राजस्थान एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज एमपी टेट के अंतर्गत हमारी दूसरी क्लास है। देखिए, कल का जो हमने पॉइंट पढ़ा था, कल का जो हमारा टॉपिक था कि पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, तो देखिए मोस्ट टाइम पे टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है। मैं बात करूंगी जल, पानी, नीर, जीवन, अमृत। किसी और के नाम नहीं है, ये पानी के ही पर्यायवाची है। तो देखिए, आज का हमारा जो मोस्ट एमपी टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? जल। क्या नाम है? जल। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जल यानी पानी के बारे में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जल। जल को हम क्या कहेंगे? पानी। आप बोलोगे इसका क्या मतलब? पानी तो है, छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में जो है वो अपने को पढ़ना क्या है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। तो देखिएगा, अब ये है कि जल में हमें क्या पढ़ना है? पानी तो पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पृथ्वी की बात करती हूँ तो सारी पृथ्वी पर जो है मात्र जल का, यदि मैं पीने लायक जल का, अगर अब मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर जो है वो जल की कम मात्रा है, तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ना होगा मैम, क्योंकि पृथ्वी पर जो है जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रतिशत पर क्या है? जल है, पानी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ पीने योग्य पानी की। जो पीने योग्य पानी है उसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत कम है। बाकी जितने भी पानी है वो सब सागरों महासागरों में पाया जाता है, लेकिन वहां पर जो है सागरों और महासागरों में क्या होता है? नमक होता है, उसमें क्षारीयता की मात्रा पाई जाती है। तो देखिएगा, क्षारीयता वाला पानी यानी नमक वाला पानी जो है यदि आप पीते हैं तो आपको नाना प्रकार की जो है वो समस्याएं हो सकती है। इसीलिए पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जल क्या है? तो ध्यान में रखना, जल क्या है? जल जो है वो है जीवन। जल को किसकी संज्ञा दी गई है? जल को जीवन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन जो है यानी बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, या जल के ऊपर ही हमारा जीवन आधारित है। हम खाने के बिना जी सकते हैं पर पानी के बिना हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य, जीव जंतु, पृथ्वी का हर एक प्राणी जो सांस लेता है उसे मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जल को जीवन की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। और पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी जीव है, जंत है, प्राणी है, मनुष्य है, सभी क्या करते हैं? जल को ग्रहण करते हैं। अब यह है कि जल है, जल से संबंधित और कौन सी बात है कि जल रंग विहीन होता है, जल का कोई रंग नहीं होता है। पानी को जिसमें मिलाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। तो इसका मतलब है कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता है। पानी जो है वो कैसा होता है? रंग विहीन होता है। इसके अलावा पानी में किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। इसका मतलब है कि पानी यानी जल किस प्रकार का होता है? वो होता है गंध विहीन। कैसा है? गंध विहीन है, यानी कि पानी में किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं है, गंध नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यदि मैं पानी की बात करती हूँ तो प्रकृति में, या यूं कहूं कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पानी की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी है? तो देखिएगा, ठोस, द्रव्य और से कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती है। और पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं वे सब क्या करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं। उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता होती है। यदि मैं आगे बात करती हूँ कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे निम्न में से किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है? तो वो है खाने के बिना या अन्य चीजें आ जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जल के बिना
जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। किसकी कल्पना नहीं हो सकती है? जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यदि पृथ्वी से पानी समाप्त हो जाएगा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जल है तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। अब हम आगे यदि बात करते हैं तो देखिए, जल के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं, पशु 65% जो है वो पशु और जंतु क्या करते हैं? पानी का अवशोषण करते हैं, यानी कि पानी की जो है वो करते हैं, ग्रहित करते हैं उसकी मात्रा का 99% के मध्य। तो जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब क्या करते हैं? पानी का अवशोषण करते हैं, अर्थात ये पानी को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पानी का ग्रहण जीव जंतु मानवों के द्वारा कितना प्रतिशत किया जाता है? 65% किया जाता है। और यदि आप बात करोगे पेड़ पौधों की तो वो 65 यानी 65 से लेकर 99% तक क्या करते हैं? पानी को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहित करते हैं। अब यदि मैं और बात करती हूँ पानी से संबंधित, तो देखिएगा पानी में जो है वो विविधता पाई जाती है, यानी पानी के अंतर्गत क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। विविधता कैसे पाई जाती है कि देखिएगा, पानी को जिसमें मिलाते हैं पानी उसी में संग्रहित हो जाता है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून रितु जी, अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई? जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। देखिएगा पानी जो है वो किस प्रकार से है कि उसमें विविधता पाई जाती है, लेकिन यदि मैं पूरी पृथ्वी की बात करती हूँ तो पूरी पृथ्वी पर जो पानी का वितरण है वो किस प्रकार है? तो वो है असमान। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो ये पृथ्वी है इस पर पानी का वितरण किस प्रकार है? तो ये जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। असमान तो होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं भारत की भी बात करती हूँ तो आप सबको पता है कि भारत की स्थिति कैसी है वर्षा के मामले में, तो वो है अनिश्चितकालीन है, या यूं कहूं कि विषमतापूर्ण है। क्योंकि भारत में यदि आप थार के मरुस्थल यानी पश्चिम की ओर जाते हो तो बारिश कम है, पूर्व की ओर आते हो तो नदियां बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार से भारत हो चाहे विश्व के सारे देश हो, सभी देशों में जो पानी है उसका वितरण, या यूं कहूं कि वर्षा का जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। अब यदि बात करते हैं, देखिए ये जो है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहाँ पर 71% पर क्या है? पानी है। जैसे यदि मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करती हूँ तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है और महाद्वीप भी है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे किसके नाम से पुकारा जाता है? उसे पुकारा जाता है प्यासी भूमि का देश। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर पानी तो है, लेकिन चारों ओर क्या है? समुंदर है, महासागर है। और आपको तो पता है कि सबसे खारा जल जो होता है वो समुद्रों और महासागरों का होता है। नतीजा इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ जो पानी है वो सब खारा है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि पीने योग्य वहां पर पानी नहीं है। तो देखिएगा एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। जल जो है उसे जीवन की संज्ञा दी गई है। आप जल किस प्रकार का है? तो गंध विहीन है, रंग विहीन है, यानी कि पानी में कोई खुशबू नहीं आती है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। किसी भी चीज को यदि पानी में मिलाते हैं तो पानी वैसा हो जाता है। 3 अवस्थाएं होती है जल की, ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था। अब यदि मैं बात करती हूँ जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि मैं बात करती हूँ जीव जंतुओं की, तो जीव जंतु जो है वो पानी का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित करते हैं या पीते हैं? तो देखिएगा जीव जंतु हैं तो वो जो है 65% पानी का प्रयोग करते हैं। और यदि पेड़ पौधों की बात करती हूँ, पादपों की बात करती हूँ, तो ये सब जो है 65 से 99% तक जो है पानी क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब यदि मैं बात करती हूँ जल में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, और जल का जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है प्रयोग। अब यदि आगे की बात करते हैं
तो जो जल है या पानी है, इसका सारी पृथ्वी पर जो वितरण है वो वितरण कैसा है, असमान है। यानी जितने भी देश हैं, सारे देशों में जो पानी का वितरण है वो अलग अलग परिस्थितियों या यूं कहूं कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार से है। यदि आप जो है वो थार के मरुस्थल की तरफ जाते हो तो वहां पे पानी नहीं है, पूर्वी तरफ आते हो या यूं कहूं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में आते हो तो वहां पर वर्षा का औसत जो है बहुत अच्छा है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे जो है पृथ्वी पर जो सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो आप ध्यान में रखना वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा का जल हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, उसके साथ ही वायुमंडल की जो गैसें हैं वे सारी गैसें क्या करती है, वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करती है। और जब वो अभिक्रिया करती है, इसीलिए वर्षा का जल जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूषित का मतलब है कि उसमें जितनी भी गैसें हैं वो सारी गैसें समाहित हो जाती है। नतीजा उसमें वो हमारे वायुमंडल से अभिक्रिया करने के कारण जो है वो नाना प्रकार से क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो हमारी गैसें हैं वो शामिल हो जाती है। यदि मैं आगे की बात करती हूँ तो देखिएगा, वर्षा है तो वर्षा के अंतर्गत जैसे पूरा जो वर्षा है या यूं कहूं कि प्रकृति है, प्रकृति ने जो पानी है, पानी को क्या किया है, पानी को एक चक्रीय अवस्था में रखा है। या यूं कहूं कि जो हमारा जलीय चक्र है वो घूमता रहता है। आप कि सर्दी, गर्मी, वर्षा यानी कि जो पानी की मात्रा है वो जलीय चक्र के रूप में घूमती रहती है। यानी जल की जो मात्रा है पृथ्वी पर वो एक चक्र के रूप में चलती है। इसी कारण जो है पृथ्वी पर पानी घूमता रहता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो है वो अलवणीय जल और लवणीय जल जो है कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से अलवणीय जल, अलवणीय जल और एक होता है लवणीय जल। देखिए लवणीय जल, अगर आपसे मैं डिफरेंस की बात करूं कि कौन से जल को अलवणीय जल कहा जाता है और कौन सा जल जो है वो लवणीय जल है, तो देखिएगा अलवणीय जल इसका मतलब है कि ऐसा पानी जिसमें नमक नहीं होता है। लवण का मतलब होता है नमक, यानी ऐसा पानी जो खारा नहीं होता है उसे अलवणीय जल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा पानी जो खारा होता है उसे लवणीय जल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करती हूँ तो देखिएगा अलवणीय जल कौन सा है, तो झीलें, झीलें के बाद क्या है, नदियां, नदियों के बाद क्या है, तो देखिए झीलें हैं, नदियां हैं, पोखर है। पोखर यानी छोटी छोटी जो नालियों टाइप होते हैं उसे पोखर कहा जाता है। यदि और बात करते हैं तो और क्या है, कुएं, कुओं के अलावा यदि मैं बात करूं जलाशय, जलाशय के बाद यदि बात करते हैं तालाब, इसके अलावा मैं बात करती हूँ हिमनद, हिमनद, ये सब क्या है, ये अलवणीय जल के क्या है, स्रोत है। यदि मैं बात करूं आपसे लवणीय जल के बारे में, तो जो ये लवणीय जल है ये कहाँ पाया जाता है, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। और ये जो समुद्रों और महासागरों में पाया जाने वाला लवणीय जल है, इसका भी किसी ना किसी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे कि मैडम इस पानी का क्या प्रयोग है, तो देखिएगा एक उद्योग है जिसका नाम है चमड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है, चमड़ा उद्योग। आपको पता है चमड़ा उद्योग में जो चमड़े की सफाई की जाती है उस सफाई के अंतर्गत इस पानी का उपयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग जो है वो चमड़ा उद्योग में किया जाता है, नमक बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है लवणीय जल का प्रयोग क्या करते हैं, नमक को बनाने में किया जाता है। नमक कहाँ से आता है, समुद्रों और महासागरों से ही तो आता है। तो नमक जो है वो बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो बड़ा बड़ा नमक निकलता है उसका प्रयोग कहाँ होता जो है, इसका प्रयोग किया जाता है। यदि मैं बात करती हूँ इसके अलावा अलवणीय जल कहाँ पाया जाता है, तो जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल, उसे भी अलवणीय जल कहा जाता है। क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी होता है वो भी कैसा होता है, अलवणीय होता है। तो देखिएगा झीलें हैं, नदियां हैं, पोखर है, कुएं हैं, तालाब है, जलाशय है, हिमनद है, ये भूमिगत जल है, ये सब क्या है, अलवणीय जल के स्रोत हैं।
और जो लवणीय जल की यदि मैं बात करती हूँ तो महासागर है, समुद्र है, यहाँ से क्या पाया जाता है, नमक युक्त जल पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें क्षारीयता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, कृषि उद्योग में या यूं कहूं खेतों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है इस पानी का। तो इस प्रकार से जल को दो भागों में बांटा है, एक है लवणीय जल और एक होता है अलवणीय जल। यदि मैं बात करती हूँ अलवणीय जल की, तो ये जो अलवणीय जल है ये प्रकृति जो है स्वच्छंद मात्रा में पाया जाता है और इसी को पीकर आज हम जिंदा है। तो अलवणीय जल हम ग्रहण करते हैं और नाना प्रकार के स्रोतों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर मैं वर्तमान परिस्थिति की बात करती हूँ तो अभी वर्तमान समय में जो है हम सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित हैं। कौन सी है वो सबसे बड़ी समस्या? तो वो समस्या है प्रदूषण की समस्या। और इसी प्रदूषण की समस्या ने प्रदूषण की इसी प्रदूषण की जो है समस्या ने क्या किया है, जल को दूषित करने का कार्य किया है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी अलवणीय जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, जल की समस्या है। यदि हमने जल का दोहन किया तो नतीजा क्या होगा, भविष्य में हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और यदि हमें जल संकट का सामना करना पड़ा तो हमारी भावी पीढ़ियां जो है वो उन्हें हो सकता है कि पानी यानी जल को खरीद कर भी पीना पड़े। इस प्रकार की क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति हो जाएगी। तो देखिएगा जितने भी जीव है, जंतु हैं, ये सब क्या करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। अब यदि मैं बात करती हूँ जल से संबंधित, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जल जीवन के लिए क्या है, उपहार है। और सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, वे सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपने अवशोषण यानी अपने जो है वो जीवन को चलाने के लिए, या यूं कहूं कि जितने भी पृथ्वी के घटक हैं वे जल को अवशोषित करके क्या करते हैं, अपने जीवन का करते हैं संचालन या अपने जीवन का करते हैं निर्धारण। तो देखिएगा निर्वाह करते हैं। तो पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य प्राणी सभी को किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और यदि जल नहीं होगा तो जीवन की समाप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि यदि पानी ज्यादा हुआ तब भी प्रॉब्लम है और यदि पानी नहीं होता है, जल की अनुपलब्धता भी होती है, तब भी क्या होता है, जीवन की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि यदि मैं बात करती हूँ तो विभिन्न प्रकार से प्रतिशत के आधार पर हम जो है जल का प्रयोग करते हैं। देखिएगा 6% जल यानी 6% जल जो है, कितना, 6% जल विभिन्न प्रकार के उपयोगों में आता है। जैसे नगर पालिका में है या यूं कहूं कि जो पीने योग्य है, तो जो 6% जल है वो हमारे पीने योग्य आता है। अब यह है कि हम जो है वो जल का दोहन किस प्रकार से करते हैं। जल का क्या है, दोहन है। दोहन का मतलब है कि हम जल का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं। सबसे मुख्य रूप से हम पानी को करते हैं वेस्ट। कैसे करते हैं कि हमारे घर में जो नल होते हैं, हम क्या करते हैं, नल को चालू रखते हैं और सारे काम उससे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी बर्तन में पानी इकट्ठा कर ले या पानी भर ले और उससे हमारे जितने भी कार्य है, घरेलू कार्य हैं, वो संपादित करें। हम ऐसा नहीं करते हैं। तो नलों को खुला रख के, नलों को खुला रखकर हम क्या करते हैं, जल का दोहन करते हैं, जिससे भी हमारा पानी वेस्ट होता है। इसके अलावा हम क्या है कि जैसे यदि मान लीजिए कि ट्यूबवेल है या अदर जितने भी प्राकृतिक स्रोत है, उन स्रोतों में गंदगी डालकर या गंदे जो हमारे घर का कूड़ा करकट है, प्लास्टिक डाल करके उस जल को करते हैं दूषित। तो यानी कि जितने भी खुले हुए खुले हुए स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम दूषित करते हैं। और दूषित करने के कारण भी वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम करते हैं जल का दोहन। यदि मैं और बात करती हूँ पानी के, तो देखिएगा मनुष्य के लिए जो है वो पानी मुख्य रूप से क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। यदि मैं बात करती हूँ उद्योग धंधों की, तो उद्योग धंधों के द्वारा या यूं कहूं कि जितने भी बड़े उद्योग है, उनके द्वारा जो गंदा पानी निकाला जाता है,
फैक्ट्रियों से वो जो गंदा पानी या दूषित पानी है वो नदियों में सीधा छोड़ दिया जाता है, जबकि मैंने आपसे कहा है कि नदियों में, झीलों में, तालाबों में, जलाशयों में, पोखरों में जो है वो पानी कैसा होता है, अलवणीय शुद्ध होता है, यानी पीने योग्य पानी होता है। लेकिन चूंकि बड़े बड़े उद्योग धंधों के अंतर्गत या कारखानों के द्वारा जो है पानी सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है और वही दूषित पानी जो है नदियों को दूषित करता है, जिससे पीने योग्य पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करती हूँ जनसंख्या की, तो देखिए जनसंख्या भी जो है वो पानी को कम करने का कार्य कर रहा है, यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, पानी की कमी होगी, क्योंकि लोग जितने ज्यादा होंगे, पीने योग्य पानी यदि कम होता है तब भी जल का दोहन होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पीने लायक बहुत ज्यादा पानी है, यदि आप पूर्व की ओर आते हो तो यहाँ पे पीने योग्य बहुत सारा पानी है, पश्चिम की तरफ आओगे तो मरुस्थल है जहां पर वर्षा का वितरण असमान है। नतीजा होता क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो पानी की डिमांड होती है वे भी क्या करती है, जल के दोहन को प्रभावित करती है। जहां ज्यादा है वहां पर पानी की कदर नहीं है, और जहां नहीं है वहां पर क्या है, जल को जो है मूल्य देकर यानी पैसा देकर भी खरीदा जा रहा है। यदि जल की बात करती हूँ तो देखिएगा, अब यह है कि जल के अंतर्गत यदि मृदा की बात करते हैं, मृदा का मतलब है जमीन। देखिए मृदा भी जो है वो प्रभावित होती है किससे, हमारे जो है, प्रदूषण है, इससे भी हमारी मृदा प्रभावित होती है। और उससे भी क्या होता है, जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम खेतों में क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैदावार लेने की वजह से, या यूं कहूं कि ज्यादा लाभ के कारण हमें जो है वो खेतों से क्या चाहिए, ज्यादा लाभ चाहिए, ज्यादा फसल चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कीटनाशक या यूं कहूं कि जो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वे बहुत हानिकारक होते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि खेतों में जब ये उर्वरक डाले जाते हैं तो ये जमीन के अंदर जाते हैं, और जमीन के अंदर जो पानी है, भूमिगत जल है, वो भी दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल का लगातार दोहन करने के कारण क्या है कि जल की लगातार हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, कमी हो रही है। तो बच्चों, आज का अपना ये टॉपिक जल जो है वो समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वापस शाम को कितनी बजे, 5 बजे। थैंक यू।